नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं राष्ट्र धर्म की। संसद के मौजूदा मानसून सत्र में भारी हंगामा हो रहा है, खासकर पेगासस जासूसी विवाद और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को पूरी ताकत के साथ घेर रहा है। संसद में हंगामा हो रहा है, जिसके चलते कार्यवाही ठीक से नहीं चल पा रही है। अब खबर यह आ रही है कि विपक्षी संसद के बाहर समानांतर संसद सत्र चलाने के मूड में है। विपक्ष से जुड़े सूत्रों से इस तरह के प्रस्ताव की जानकारी मिली है। सबसे अहम बात यह है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ मीटिंग में की जाएगी। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं को कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 9:30 बजे नाश्ते पर बुलाया है। यहां दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि संसद में आगे की रणनीति और विपक्ष को एकजुट रखने के लिए राहुल गांधी ने ये पहल की है। राहुल गांधी ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया है। तृणमूल कांग्रेस को भी न्योता भेजा गया है। टीएमसी भी इस चर्चा में शामिल होगी। बहरहाल राहुल गांधी ने एक बार फिर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी 2 बार हिस्सा ले चुके हैं। विजय चौक पर विपक्षी नेताओं के साथ वो प्रेस वार्ता भी कर चुके हैं और अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी नेताओं के साथ वे नाश्ते पर चर्चा करेंगे। तो संसद के जारी मानसून सत्र की शुरुआत से ही पेगासस जासूसी प्रकरण और किसानों कृषि कानूनों के मसले पर विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है। इससे दोनों सदनों का काम बाधित हो रहा है। इस क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार की सुबह विपक्षी नेताओं को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ते और चाय के लिए बुलाया है। इस दौरान सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने और विपक्ष को एकजुट करने को लेकर चर्चा की जाएगी। इस मामले पर आ रही प्रतिक्रियाएं हम आपको सुनाते हैं। मीटिंग विद opposition leaders in Lok Sabha Rajya Sabha, also MPs, Lok Sabha Rajya Sabha opposition party MPs, 9:45 Constitution Club, Deputy Speaker Chamber. So Rahul ji is attending the breakfast meeting, and also our LOP in Rajya Sabha. See, Mallikarjun Kharge is also took initiative for this meeting. From the beginning of this session, we demanded for discussion of Pegasus snoop in the country. So Pegasus snooping is a very important matter as far as this country is concerned. It's a threat of our internal security. It should be discussed in the House. It's a opposition parties डिमांड। उसमें कोई क्या है, पहले ही सरकार जब से आई है बीजेपी सरकार वो तब से करती रही है, कोई नई बात नहीं है। वो तो रिकॉर्डिंग करते हैं। राहुल गांधी जी ने काफी इसको उठाया है, जैसे कल उनका एक ब्रेकफास्ट मीटिंग भी कर रहे हैं, वो इसको लेके सबको बुलाया है। देखिए, हम लोगों ने इसमें पहले ही इस पर नहीं, लेकिन आम जो होती है अपोजिशन के लोगों की रिकॉर्डिंग होती है, उस पर हम लोगों ने पार्लियामेंट में 6-7 सालों में बहुत तकरीरें की हैं, बहुत भाषण किए हैं। सर जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं और उनके साथियां हैं जी, उन सभी को इसका मकसद क्या है? नहीं, जैसा यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं जी, तो वो वही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता पे बुलाया गया है। क्या एक पैरेलल संसद की बात कही जा रही है? क्या एक पैरेलल संसद की बात कही जा रही है? यहाँ पर चल नहीं रही है, अंदर वहाँ मालूम नहीं होगा। चलिए अब अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। विपक्षी एकता लगातार बढ़ती जा रही है और इसका ये परिणाम हो रहा है कि कल राहुल गांधी ने सुबह 9:30 बजे एक बैठक बुलाई है। नाश्ते पर यह चर्चा की जाएगी। पेगासस समेत अन्य ऐसे मसलों पर यह चर्चा होगी जिसके जरिए सरकार को घेरने की कवायदें की जा रही हैं। इसी मसले पर अब हम भी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र प्रमुख जी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। इनके अलावा कांग्रेस से कुंवर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। चलिए कुंवर जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। पेगासस का मसला, कृषि कानूनों का मसला, इन दोनों ही मसलों पर आप इस समय मुखर होकर खड़े हैं और अब राहुल गांधी ने कल नाश्ते पर चर्चा भी बुला ली है। कुंवर जी, बिल्कुल, देश जब विषम परिस्थिति में हो और देश की सरकार तानाशाही पूर्वक कार्य चला रही हो, देश में लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष
जो सभापति हैं वो जब सरकार की रबर बन जाए तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को एक होना पड़ेगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये जब जब सरकारें तानाशाह पूर्वक कार्य करी थी तब तब विपक्ष हुआ है। मैं तो मोदी जी का धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने विपक्ष को एक किया। 70 सालों में किसान इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ा, उन्होंने किसानों को एक कर दिया। आज दिल्ली की सरहद पर बैठे हैं, कर्मचारी एक हैं। अब तो देखना यह है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और कितने जुर्म ढाएगी लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए। जिस तरह से पेगासस के माध्यम से जासूसी कराई है उनने बड़े अधिकारियों की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की और इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर रहे हैं उनकी, विपक्ष के नेताओं की, पत्रकारों की, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस रहे उन पर जो महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया था उस महिला की जांच हुई है। तो इससे देश की लोकतंत्र में आस्था जो है वो कम ना हो, इसलिए विपक्ष एक होकर सरकार से चाहता है। हम तो चाहते हैं सरकार लोकसभा चलाए, हम लोकसभा पर पहुंचते भी हैं, टाइम से पहुंचते हैं और लोकसभा में हर एक सांसद की इच्छा रहती है कि लोकसभा अध्यक्ष उनके प्रश्नों को, उनके लाए प्रस्तावों को अपने कार्यसूची में शामिल करें। लेकिन जिस तरह से दोनों सभापति महोदय भाजपा की रबर बन के रह गए हैं, अब आपके सामने स्थिति निर्मित है। बताइए देवेंद्र प्रमुख जी, क्यों इन मसलों पर चर्चा नहीं की जा रही है संसद में? लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि आप पेगासस के मसले पर जवाब दीजिए, जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? पूरा देश देख रहा कि किस तरह से लोकतंत्र में और संसद में जितना नुकसान आम जनता का कराया जा रहा है विपक्ष के माध्यम से। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, तो संसद बना किस लिए है? वही तो बात सुनने के लिए आज संसद सत्र चल रहा है। लेकिन आप बात रखनी कहाँ है? आप तो अपने 40 की जो संख्या है उसको बढ़ाकर ले जाना, वो 100 पे जाए, 125 पे जाए, किसी तरह से स्थिति में। सर एक चीज है, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, स्थगन प्रस्ताव भी तो लाया गया है, कितनी बार लेकर आए हैं कृषि कानूनों के मसले पर चर्चा करने के लिए, पेगासस के मसले के लिए भी स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, तो फिर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? मैं आपसे जवाब चाहूंगी इस सवाल का, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अपनी चर्चा का हम रुख कर लेते हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अब विपक्षी दल एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। पेगासस के मसले पर विपक्षी दल एकजुट हैं और कल एक अहम बैठक भी होने वाली है। बताइए देवेंद्र प्रमुख जी, इस मसले पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि विपक्षी दलों के द्वारा स्थगन प्रस्ताव भी लेकर आया गया है? देखिए, मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ पल्लवी जी। स्थगन आप प्रस्ताव लेकर आए हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं तो उस पर आप सुनने के लिए तैयार तो हों। और रही बात यह कि स्थगन प्रस्ताव आप ला रहे हैं, किसान बिल को लेकर ला रहे हैं बार बार। किसान बिल पर सरकार ने संसद से बाहर भी सुना था, 11 से 12 दौर की वार्ता भी हुई थी और अब भी तैयार है। लेकिन आप जो है मुद्दा कुछ रखते हैं और चर्चा चाहते हैं कुछ, लिखित में कुछ देते हैं, चर्चा करते हैं दूसरी। आपको सिर्फ एक मकसद है कि किसी भी तरह से हमें ये संसद जो सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, इसका संसद का नुकसान कराना, इसको होने नहीं देना, और इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है। जिस तरह से आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। आज की जनरेशन समझदार है, पढ़ा लिखा है, सब सारे समझते हैं, सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके की चर्चा आप कर रहे हो, किस तरह से आप संसद में जो है घटनाएं घटित हो रही हैं। आप सुनिए ना, अपनी बात रखिए ना। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी उसी पर तो आप चर्चा करेंगे बाहर आकर। आप जिस तरीके से बार बार कहते हैं टैपिंग का मामला है, फोन टैप हुए, बार बार चर्चा हुई है, वो कहीं से अगर कोई प्रूफ है तो आप उसको दीजिए। कह तो रही है सरकार, बताइए तो सही कहाँ किसका हुआ है। लेकिन आप मानने को और सुनने को तैयार कहाँ? आपने तो एक चीज रट रखी है, आपने तो कुछ मुद्दे तैयार कर रखे हैं कि आप झूठ बोलना है, और झूठ पर जो है जिस तरह से बहस करने में आज की तारीख में आप लोग माहिर हो चुके, मुद्दा कोई है नहीं आपके पास। सरकार को घेरे तो घेरे कहाँ? अगर कोई मुद्दा आप लेकर आते हैं तो उसके खिलाफ आम जनता, आम जन खड़ा हो जाता है। इसलिए आपने एक मन बना लिया कि किसी भी तरह से हमें सरकार को जो है रोकना है, क्योंकि सरकार की बहुत स्पीड है। ये कोविड काल, वैश्विक महामारी के दौरान जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है, ये अपने आप में एक उपलब्धि है।
देश से अलग विदेश में भी इस कार्य की चर्चा है, तो लेकिन ये जो सहन नहीं हो बार पा बार रहा कह रहे विपक्ष। हैं कि पेगासस का जो मुद्दा है उसकी आप जांच कराइए, तो आपने जांच क्यों नहीं बिठाई? वो भी नहीं, शांत हो जाएंगे, उन्हें भी पता लग जाएगा कि आप लोग कितने पाक और पवित्र हैं। देखिए, जांच के लिए कौन मना कर रहा है इनसे? आप जो है संसद को चलने दीजिए ना, आप लिखित में कराइए ना। हम कह तो रहे हैं, इसलिए सरकार मान तो रही है, जहां जिस चीज की जरूरत है, जहां जिस जांच की जरूरत है, सरकार तैयार है। लेकिन ये जांच कराने की बात कहां कर रही हैं पल्लवी जी ने? तो वहां संसद को रोकना है, जाकर माननीय अध्यक्ष जी के साथ वहां एक डेपुटेशन इकट्ठा होता है, कागज फेंकते हैं, फाड़ते हैं, हाय हुल्ला मचाते हैं, किसी को बोलने नहीं देते, कोई प्रस्ताव आने नहीं देते। उस तरह की अंदर की घटनाएं आप देखेंगे तो पता चलेगा किस तरह से संसद के डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है। अब ये जांच कहाँ मांग रहे हैं? जांच कहाँ करानी है इन लोगों को? एक चीज पे चर्चा करो, वही किसानों वाला मामला है। आप कहते हैं कि आप हमें एमएसपी को लेकर चर्चा करो, सरकार चर्चा करती है, कोई कमी है बिल पर उस पर चर्चा करो, फिर कहते हैं कि तीनों कानून निरस्त करो। तो यही संसद का हिसाब है कि संसद में जाते हैं और इन्हें ड्रामा करना है, वहां नुकसान पहुंचाना, और संसद बस किसी भी तरह से रोकना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ नहीं चाहते ये लोग। ये जो विपक्षी एकजुटता यहाँ पर हो रही है, ये वाकई में पेगासस के मसले और कृषि कानूनों के मसले पर है, या फिर आने वाले चुनावों के लिए अभी से रूपरेखा तैयार कर रहे हैं आप लोग? प्रमुख साहब हमारे सीनियर नेता हैं, बड़ा बड़ा सम्मान है उनका। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते, आप न्यूज चैनल के माध्यम से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे 8 बजे से आपने राष्ट्र धर्म चलाया, तो वो आपका तो फिक्स होगा ना कि 8 से 8:30, 9, 10 बजे चलेगा। लेकिन देश की सरकार जनता के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में, लोकसभा में कार्यसूची में विपक्षी दलों के सांसदों के प्रस्ताव को क्यों शामिल नहीं करते हैं? आप कहते हैं मैं गंगा धुला हुआ हूं, दूध का धुला हुआ हूं, तो आप घोषणा कर दीजिए 40 देशों को पेगासस के माध्यम से, जो एनएसओ ने, इजराइल की कंपनी ने 40 देशों को ये खुफिया तंत्र बेचा है। वो कहता, एनएसओ ने कहा, स्पष्ट रूप से कहा, हमने सरकार को दिया। हम 3 चीज की मांग करना चाहते हैं कि आपने खरीदा है कि नहीं, इसका उद्देश्य क्या था, और देश की गरीब जनता का पैसा आपने कितना रुपया बर्बाद किया है। यदि हम लोगों के अंदाज से लगभग 1000 करोड़ रुपए में यह डील की गई है, तो क्या 1000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी अपने जेब से दे रहे हैं? नहीं, देश के गरीब का पैसा यदि आप जासूसी में लगा रहे हैं, जासूसी किसकी? कुंवर जी, आपकी पूरी बात सुनूंगी मैं, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर में आप सभी का स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं लगातार विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हंगामे पर। आपको बता दें कि 19 तारीख से संसद का सत्र शुरू हुआ, लेकिन अभी तक सत्र की कार्यवाही कई बार बाधित हुई है। वजह बस एक ही है कि विपक्ष का हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और विपक्ष ने रट लगा रखी है कि आपको पेगासस के मसले पर चर्चा करनी ही होगी और सरकार को ये बात साफ करनी होगी कि क्या वाकई में पेगासस का जो ये स्पाईवेयर है वो खरीदा गया था या नहीं, क्या सरकार ने जासूसी कराई थी या नहीं। ये तमाम सवाल लगातार विपक्षी दलों के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। कृषि कानूनों का मसला भी संसद में गूंज रहा है, हालांकि विपक्ष को अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। इस बीच राहुल गांधी ने कल एक अहम बैठक बुलाई है, नाश्ते पर चर्चा करेंगे सुबह 9:30 बजे। अब इस चर्चा का फल क्या मिलेगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात ऐसी है कुंवर जी, जब आप बात करते हैं ना फोन टैपिंग के बारे में, पेगासस के बारे में, तो कई बार ये बेईमानी सा लगता है, क्योंकि फोन टैपिंग का जो इतिहास है, जो पाप है, वो आपके सर पर भी चढ़ा हुआ है और आप इस बात से भली भांति वाकिफ भी हैं कि किस तरह से आपके कार्यकाल में फोन टैपिंग हुई और क्या कुछ हुआ। लेकिन अब आपको ये फोन टैपिंग लोकतंत्र की हत्या लगने लगी है, ऐसा क्यों? फोन टैपिंग विदेश की कंपनी ने कभी नहीं किया है। पेगासस एक ऐसा मुद्दा है, विश्व में 40 देशों में इसको बांटा गया है। फ्रांस में पेगासस के खिलाफ एफआईआर हो गई है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति की इन्होंने बिना बताए जांच की है, और सऊदी अरब में तो इसकी डील भी कैंसिल हो गई। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हम सरकार में रहे हैं, अगर जांच हुई है और विपक्ष ने मांगा है तो हमने जांच कराने का
निर्णय भी लिया है, कर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी तो कहते थे कि हम दूध के धुले न खाए, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो भाई आप स्पष्ट कर दीजिए ना, आप कह दीजिए जांच होगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जांच कर देगी, या अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय बोला है कि हम 1 हफ्ते बाद जांच कराएंगे। और देश की जो इनने नरेंद्र मोदी सरकार ने खुफिया एजेंसियों को जो पिंजरे का तोता बना रखा है, जिसमें सीबीआई, तो इस आईबी, मसले पर भी आपको चर्चा ईडी। करनी है। जी, एक ही चीज पर रही है ना सर, आपको किन किन मसलों पर चर्चा चाहिए जिसकी वजह से विपक्ष इस समय हंगामा कर रहा है? अब इस मसले पर भी चर्चा चाहिए कि आपने सीबीआई और ईडी और इन सारी संस्थाओं को पिंजरे में बंद कर दिया है, अपना तोता नहीं, बना लिया है। मैं उसी पर आ रहा हूं। अगर ऐसा था तो सुप्रीम कोर्ट सीधे संज्ञान में ले सकता है, या सीबीआई, ईडी, सीबीडीटी, डीआरआई, एनआईए, एनसीबी और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी जांच कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप सुप्रीम सरकार का कोर्ट पर इशारा सवाल खड़े नहीं। कर रहे हैं, आप जी। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं कुंवर नहीं, जी, और आपको भी पता है कि हमने- सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है ये मसला। हम ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते बाद जांच करने का आश्वासन दिया है। 500 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रमन्ना साहब को अर्जी दी है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम 1 हफ्ते के बाद इसकी जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर हम सवालिया निशान नहीं लगा रहे, हम तो माननीय न्यायालय का धन्यवाद कहते हैं कि 500 लोगों ने आपको अर्जी दी और उस अर्जी को आपने संज्ञान में ले लिया। हमारे प्रमुख साहब ने एक और बात कही, कृषि कानून पर 12 दौर की बात हो चुकी है। आप कृषि कानून में किस विपक्षी दल से 12 दौर की बात कर चुके हैं? एमएसपी की बात आपने कही, आपने कहा एमएसपी है, थी, रहेगी। कहा, कब, क्या आप उस पर लोकसभा में या राज्यसभा में कानून लेकर आए? एक तरफ आप एमएसपी को ये कह रहे हैं और अडानी के लिए 30 सालों के लिए आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हर 1 साल 10% में आपको हम भाड़ा देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि देश की जनता बहुत या देश अजीब का बात है किसान। कुंवर सिंह जी, जिस अडानी और अंबानी के पीछे आप पड़े रहते हैं ना, आपके शासित राज्यों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसी अडानी और अंबानी के। और आपको याद होगा इसी महीने, पिछले महीने माफ कीजिएगा, जुलाई के महीने में पंजाब सरकार की लंबी चौड़ी वार्ता हुई है अडानी ग्रुप से। इसी अडानी अंबानी को आप गाली दे रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए, लेकिन आपके राज्यों में इनके प्रोजेक्ट क्यों चल रहे हैं सर? मुझे ये इसका भी जवाब चाहिए आपसे। बंद कर दीजिए ना इन प्रोजेक्ट को। बिल्कुल दूंगा, आप सुन लीजिए। एमएसपी की बात हुई थी, किसान आंदोलन पर है। आप एमएसपी का वादा करते हैं पर कानून नहीं लाते हैं। और हमने कहा अडानी का आपने एग्रीमेंट 30 साल के लिए कर लिया। मैं वहीं पर आ रहा हूं, हम जो कर रहे हैं, यदि हमने किसी का हिस्सा खा के किया हो, हमारी सरकार जो है, हम पूंजीपत के लिए या विनिवेश इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन ये चीज स्पष्ट करना चाहते हैं कि देश की जनता का पैसा हम बर्बाद नहीं करेंगे। हम वर्षों तक देश की सरकार में रहे हैं, लेकिन आप बता दीजिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी 60 सालों में, पार्टी का जो पैसा है, यानी जो स्टॉक उनके बचत बैंक में है, वो 1,98 करोड़ रुपया है। और ये 7 ही साल में सीधे 2200 करोड़ रुपया क्या है, 900 कार्यालय आपने सरकार में बना लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता के लिए भी करिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही लिखित में दीजिए, आप एमएसपी के लिए कानून बना दीजिए। किसान बात करने के लिए तैयार है। हम एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 फोन कॉल करूंगा, वो फोन बीएसएनएल और एमटीएनएल को तो आपने समाप्त कर दिया है। अब लगता है जियो का कॉल लग नहीं रहा है। और एक बात स्पष्ट और है कि देश में कांग्रेस की सरकार या यूपीए की सरकार में 1 महीना 30 दिन का होता था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में 28 दिन का हो गया है। मैं ये भी आपसे निवेदन करता हूं कि ये भी दुनिया के सामने आना चाहिए। बताइए देवेंद्र प्रमुख जी। देखिए पल्लवी जी, आपने देखा कौर साहब कितने सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। कांग्रेस को जरा कहां से कितने सवाल, कितनी टांग और पूंछ जोड़ के एक साथ कर दिया उन्होंने। एक बात शुरू की और दूसरी कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन बहुत अच्छी बात ये रही कि आपने जो है अडानी अंबानी का जो जवाब उनको साथ के साथ दे दिया। पूरी जनता देख रही है और विश्वसनीय चैनल है, बहुत शानदार चैनल है। मैं बधाई देना चाहता हूं, आपकी डिबेट बहुत शानदार भी है। जिस तरह से आप निष्पक्ष होकर
दोनों विपक्ष को भी इतनी मदद करते हैं और पक्ष पर भी सवाल उठाते हैं, ये भी आपका बधाई का पात्र है। जिस तरह इन्होंने कहा है कि हम जो अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, और ये अपने आपने पंजाब का जिक्र कर दिया, बहुत अच्छी है, राजस्थान का भी कर दो, और जहां भी है महाराष्ट्र से लेके कहीं भी कर दो, यही देश के वो उद्योगपति हैं जो 60 वर्षों में, देखिए धीरू भाई अंबानी से लेकर आज अनिल उनके बेटे हैं, और दूसरे आप देख रहे हैं कि पूरा परिवार उनका बेटा है। इनके साथ अनिल के क्या संबंध थे, कहां तक पारिवारिक मामला था, आज वो लग रहा है इन्हें डाउन लग रहा है, या वो पूरा परिवार उनका कैसा चल रहा है, कहां से कहां तक आए हैं, कितनी तरक्की। अगर उन्होंने असली तरक्की की थी तो कांग्रेस के शासन में ही की थी, क्या किया था हमें पता नहीं है। आज वो देश के लिए सम्मानित एक उद्योगपति हैं जो देश की आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं, और जो देश का कानून है उसके नियम अनुसार उनको कार्य मिलते हैं, चाहे कंपनी फैक्ट्री जितने भी कार्य हैं, और उसमें सारी पारदर्शिता है। आप क्वेश्चन उठाई जाइए, आपका अधिकार है। कभी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट पर दाग उठाते हैं, कभी आप सीबीआई पर दाग उठाते हैं, कभी आप भारत की सेना पर भी, और अब तो आप भारत के वैज्ञानिकों पर भी, साइंटिस्टों पर भी उंगली उठा रहे हैं। उनके कोविड जो उपलब्धि थी, जिस तरीके से हमने वैक्सीनेशन का निर्माण किया था, जिस तरीके से हमने वैक्सीनेट कराने का काम किया था, उस पर भी आपने कई डिबेट्स में सवाल उठाए हैं। कहीं ना कहीं आपकी नीयत और आपकी सोच में फर्क है। आप बिल्कुल जांच करा सकते हैं, आप कहीं से कहीं तक हर अधिकार है आपका, सरकार आपको कहती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया है, लेकिन आप में इंतीविधी भी शालीनता नहीं बच रही, इतना भी विश्वास आपके पास नहीं है कि हम 1 हफ्ते तक जो माननीय सांसद महोदय जो हमारे हैं, जो इस समय सत्र चल रहा मानसून का सबसे शानदार और जबरदस्त सत्र होता है देश में, ये इसको चलने दें, इसको पूरा होने दें, जिसमें हम जहां आपने 1000 करोड़ की बात करते हैं, कहीं आप 200 करोड़ की बात करते हैं, यहां भी पर डे का आप करोड़ का खर्चा जोड़ लीजिए कि कितना नुकसान आप देश का कर रहे हैं। ये भी आम आदमी का नुकसान हो रहा है, आम देश के नागरिक का नुकसान हो रहा है, किसी पार्टी का, व्यक्ति विशेष का नहीं। इसमें आपकी इतनी भागीदारी बनती है। स्वस्थ चर्चा करने के लिए आपके पास बहुत मुद्दे हैं, लेकिन आप जब संसद को चलने नहीं देंगे, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं मानेंगे, आप भारत की ईडी से लेकर एनएसओ तक लेकर जितनी भी रॉ से लेकर जो संस्थाएं हैं, जो भारत की सेना है, जो भारत के साइंटिस्ट हैं, उन पर उंगली उठा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं तो थमिए। आप भारत के उद्योगपतियों पर भी दाग बता रहे हैं, आपके भी साथी वो रहे हैं, वो उद्योगपति आपकी सरकारों में भी रहे हैं। आपकी सरकारों में 60 वर्षों तक उन्होंने जितनी तरक्की की है, हमने क्या तरक्की कराई होगी उन्होंने? उनका तो इतना भी टर्नओवर नहीं बच रहा जितना आपने पिछले उन्हें 10 साल में दिया था। कितने उद्योगपति की क्या क्या स्थिति आप देख लीजिए कि आप बार बार अडानी का जिक्र करते हैं, अंबानी का जिक्र करते हैं। करिए, अडानी अंबानी के जब आपकी सरकारें थी हम लोग भी करते थे, लेकिन एक तरीका होता है करने का। जब कम से कम किसी के सम्मान की बात आ, देश के सम्मान की बात आ, एकता और अखंडता की बात आए, तो वहां सोच समझ कर बोलना चाहिए। उस पर सवाल क्वेश्चन नहीं उठाने चाहिए जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो। अगर आपके कहीं से फोन टैपिंग का मामला चल रहा है तो सरकार भी कह चुकी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। आप इंतजार कीजिए, आपको न्याय मिलेगा, निर्णय होगा, लेकिन इस समय संसद को चलने दीजिए। नहीं सर, इस बात का तो अंदाजा आपको भी होगा कि किसानों का मसला तो गूंजेगा ही गूंजेगा संसद में। जब हम देख रहे हैं कि सड़क पर ही इतना हंगामा मचा हुआ है किसानों के मसले पर, तो संसद के लिए आप पहले से तैयार क्यों नहीं थे? आप लोग अभी भी तो ये गारंटी देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जैसा वो कह रहे हैं कि एमएसपी पर आप बोल दीजिए ना कि गारंटी है, रहेगी, कानून बनेगा, वो भी तो आप देने को तैयार नहीं हो रहे। देखिए, जहां जहां चर्चा हुई है इस पर किसान मुद्दे पर, आपने देखा माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री पूरा जवाब लूंगी मैं देवेंद्र प्रमुख जी आपका इस मसले पर। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवेंद्र प्रमुख जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। बताइए सर, आप लोग पहले से क्यों नहीं तैयार थे और क्यों किसानों के मसले पर आप गारंटी नहीं देना चाहते? मैं एक चीज और आपको याद दिलाना चाहूंगा जी कि आपने देखा कि लगभग 11 दौर की वार्ता पूरी हुई थी, 12वें दौर पर वो वार्ता रुकी थी, और कई बार माननीय कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जी के माध्यम से स्पष्ट किया गया था। जितना डेपुटेशन किसानों का मिला था, महासंगठन जितना भी किसानों का बना हुआ था, सबसे चर्चा हुई थी, और इसमें विशेष रूप से कई बार जिक्र आया था एमएसपी का। तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आप हमें लिखित में दे दीजिए जो भी चीज आपको चाहिए, जिस जिस बिंदु पर आप चाहते हैं।
तो जहां जहां उन्होंने चर्चा की 12 बिंदुओं पर हुई, कई बार उनसे मांगा, लेकिन अब तक ये चीज लिखित में दी नहीं गई थी किसानों की तरफ से। और सरकार इस पर अपना जवाब स्पष्टीकरण के साथ और लिखित के साथ जरूर तैयार है। जब चाहे, जैसी चाहे, स्वस्थ इस पर चर्चा किसानों के साथ करने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। विपक्ष ने कभी इस मामले को नहीं उठाया और विपक्ष आज भी इसमें सिर्फ राजनीति कर रहा है। ये किसानों का मुद्दा है, किसान अलग बैठे हुए हैं, अलग धरना है, सिर्फ ये उस धरने को दिशा दे रहे हैं और दिशा से उसको भटका रहे हैं। अन्यथा किसान भाइयों के लिए बड़ी संख्या में जो 100 से ज्यादा संगठन एक साथ काम कर रहे थे पल्लवी जी, उसमें मैं चाहता हूं कि 90% किसान संगठन जाकर सरकार के साथ खड़े हुए हैं और अपनी कुछ मांगे उन्होंने मांगी हैं और सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष का कोई मतलब नहीं है, नहीं चाहते कि किसानों का समझौता सरकार से हो, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं। ऐसा वैसे लगता तो नहीं है देवेंद्र प्रमुख जी, क्योंकि आप भी ये बात जान रहे हैं। देखिए, विपक्ष क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हो सकता है इस मसले पर सियासत विपक्ष के द्वारा की जा रही हो, लेकिन लोग तो बैठे हुए हैं ना, और वहां पर विपक्षी दल का कोई नेता नहीं बैठा हुआ है, ये आप भी जानते हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि समानांतर सत्र उनके द्वारा चलाया जा रहा है, जगह जगह प्रदर्शन उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जगह जगह महापंचायतें उनके द्वारा आयोजित की जा रही हैं। तो ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? देखिए, मैं उस चीज के लिए कहा, मैंने कहा नहीं जी, मैंने कहानी आपको 100 से ज्यादा संगठन का जिक्र किया। और एक चीज और पल्लवी जी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, आप चैनल्स पर बैठकर हम बात कर रहे हैं और किसान की परिवेश से सब जुड़े हुए हैं, सारे लोग हम किसानों के बारे में अच्छे से जानते हैं। आज किसान का सबसे कीमती समय चल रहा है, धान जो है किसान की सबसे मजबूत फसल है और किसान 90% नहीं, मैं 99.9 की बात करता हूं। आप कहीं किसी क्षेत्र की भी जानकारी करा लीजिए, हर एक किसान अपने काम में व्यस्त है, अपने कार्य को कर रहा है। और मैंने जो 90-100 संगठन की बात कर रहा हूं, मैं जितने भी छोटे संगठन इस संगठन के साथ जुड़े हुए थे, सारे सरकार के साथ सहमति जता चुके हैं। अगर 2-4 इनमें इनके साथ बचे हुए हैं तो वो स्वस्थ चर्चा इस पर कर रहे हैं। दोनों चीजों पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी। एक, आपने कहा कि ऐसे 100 से ज्यादा संगठन हैं जो आपके समर्थन में खड़े हुए हैं। क्या उन 100 से ज्यादा किसी संगठन ने सड़क पर आकर ये बात कही है कि कृषि कानूनों को रद्द मत करो, हम भी आंदोलन करेंगे अगर आपने कृषि कानून रद्द किए? और दूसरी बात आपने कही कि हर किसान अभी जो है अपने खेतों में काम कर रहा है। सर, देश में 133 करोड़ जनता है, 133 करोड़ लोग आकर संसद में नहीं बैठते हैं। हर कोई अपना एक चुना हुआ प्रतिनिधि संसद में भेजता है, विधानसभा में भेजता है, उस क्षेत्र की जनता की बातें रखने के लिए, विकास कार्यों की बातें रखने के लिए। आप समझ रहे हैं? वैसे ही इन तमाम किसानों ने अपने नेता और अपने प्रतिनिधि चुने हुए हैं, वो बैठे हुए हैं इस समय सड़क पर, वो बैठे हुए हैं संसद के बाहर। तो अभी इस तरीके से इस बात को समझिए देवेंद्र प्रमुख जी। बिल्कुल, मैं आपने ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं आपको पल्लवी जी, अच्छा रहा आपके चैनल्स के माध्यम से बात आई। इस देश में आप जिसकी बात कर रहे हैं, हम इस देश के कितने राज्यों से कितने नेता यहाँ बैठे हैं जो दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं? सिर्फ और सिर्फ सिंगल पंजाब के नेता हैं और पंजाब के साथ कुछ एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा और उसके साथ कुछ हरियाणा का हिस्सा। 3 जगह के वो लोग हैं जो मंडियों के, जिनके बड़े नुकसान है, जो बड़े किसान हैं, जो मंडियों में 58,000 से 62,000 के बीच अकेली संख्या जो है वो पंजाब के किसानों की थी। और लगभग 28,000 मंडियों में जो दलाली का काम होता है उसमें वो किसान जो थे वो हरियाणा के थे और वहां से ये मैनेज हो रहा है पूरा। और मैं फिर कह रहा हूं, कई संगठनों ने, आपने कहा कि आप किसी न किसी डिबेट पे सर्च करके निकाल लेंगे। कई लोग हमारे साथ बैठे हैं, आपके यहाँ स्वराज सिंह भी बैठे हैं कई बार, उन्होंने भी सिर्फ यही कहा था कि कानून काले नहीं है, हम एमएसपी पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी समर्थन नहीं मिल पा रहा। और भानु जो संगठन था इनका, भानु ग्रुप जो था, उसने खुलकर आकर कहा था कि हम इस संगठन के खिलाफ हैं, हम राकेश टिकैत की राजनीति को समझ नहीं पा रहे, आखिर वो चाहते क्या, और इससे ज्यादा क्या चाहते हो आप, और इससे ज्यादा प्रमाण क्या होगा? बताइए कुंवर सिंह जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहन जी, हमारे प्रमुख साहब ने कहा कि 12 दौर की बातचीत हुई लेकिन किसानों ने लिख कर नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 2011 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि किसानों का अधिकार है एमएसपी। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब आप मुख्यमंत्री थे
तब आपको किसानों का अधिकार एमएसपी लगता था। आपने बकायदे चिट्ठी लिखी और प्रमुख साहब भी उस चिट्ठी को देखे होंगे। उसमें लिखा था कि आप एमएसपी के लिए कानून बनाइए। आप 12 दौर की बातचीत किए, उसके बाद ये सेशन आया, क्या आप कानून लाए एमएसपी के लिए? एक बात। दूसरी बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा 100 से ज्यादा संगठन है। उन 100 में से 99 संगठनों का रजिस्ट्रेशन इस काले कानून आने के बाद हुआ है, यह भी स्थिति स्पष्ट कर दूं। तीसरी बात आपने मंडी की कही है। बिहार में 2006 से मंडियां समाप्त कर दी गई हैं। मैं एक भी उदाहरण आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार का किसान, क्या उसकी आय दोगुना हो गई? क्या बिहार के किसानों को एमएसपी मिल रही है, या मंडियां समाप्त होने के बाद बिहार की धान उत्तर प्रदेश में बेची जा रही है? 23 फसलों का एमएसपी निर्धारित है, पर सरकार 3 या 4 एमएसपी फसलों पर दे रही है। क्या ये वाजिब है? आज यदि किसान रोड पर है तो वो ये बात पूछना चाहता है सरकार के साथ कि यदि आप मुंह से कह रहे हो तो कहीं 15 लाख की तरह, कहीं गैस सब्सिडी की तरह, कहीं 2 करोड़ रोजगार की तरह, तो कहीं अब तो बैंकों का हाल है। यदि आपका 5 लाख से ज्यादा हुआ, अगर 15 लाख हुआ किसी पेंशनधारी का, तो अब 5 ही लाख मिलेगा, क्योंकि बैंक भी डूबने वाले। तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुंह से देश नहीं चलता। मुंह से आप देश को बता सकते हैं, लेकिन आपको नीति बनानी पड़ेगी और नियत स्पष्ट करनी पड़ेगी। लेकिन मोदी सरकार का मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, पल्लवी जी आपके माध्यम से, 2016 में जिन्होंने देश के बैंकों का पैसा खाया उनकी संख्या 31 थी, और 2000 में वो संख्या 150 हो गई है। ये क्या है? 2016 में जब भागे थे पैसा लेकर, क्या आपने रोका? पुलिस आपकी, हवाई अड्डे आपके, पासपोर्ट आपने जारी किया, क्यों उनको नहीं पकड़ रहे? लेकिन कैसे? जब चौकीदार साझीदार हो जाए तो देश की जनता सिर्फ चौकीदार को टुकुर टुकुर देख सकती है, कुछ कर नहीं सकती। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, किसान आज आंदोलन पे है, आने वाले समय में मजदूर भाई होगा। और जो इन्होंने शिक्षा का कानून भी कोरोना काल में लाया है, उसका भी देखिए, स्कूल चालू होने दीजिए, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, बताइए देवेंद्र जी। पल्लवी जी, और ये देश के गौरव की बात है कि संसद जो है, वो जो भारत का लोकतंत्र है, वो दुनिया का सबसे बड़ा है। उसकी गरिमा को ठेस पहुंचने लगे या झूठ के आधार पर ये चीज कही जाए बैठकर चैनल्स पर, तो कहीं ना कहीं लीक होती है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठे। हालांकि ये सरकार 60 वर्ष में आपने देखा, विपक्ष में हम भी रहे हैं, हमारी सरकार ने भी लंबे समय तक, हमारे मित्र ने जिक्र किया माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने एमएसपी की बात की है, मुझे अच्छा लगा। मैं एक चीज और आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, क्यों एक बड़ा जत्था जिस जगह मैं बैठा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि इस संगठन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं राकेश टिकैत जी, वो मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं। मैं उसी धरती से हूँ, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर। मुझे पूरी पारदर्शिता के साथ किसान का पूरा पता है, इसलिए मैं सत्य के साथ बोल रहा हूँ। और एक चीज और गारंटी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बार 607 वर्षों में या तक गन्ना किसान का पैसा, देखिए कई लाख की करोड़ की बात करता हूं मैं, 1000 करोड़ की बात नहीं कर रहा, लाख करोड़ की बात करता हूं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में मिलों के ऊपर चढ़ा हुआ था, जिसको मोदी सरकार ने सुधारने का काम किया। और पश्चिम में एक बड़ी खेती होती है किसान की, और वह गन्ना की खेती है। और जो 60 वर्षों में गन्ना किसानों का पैसा 10-10 वर्ष तक नहीं दे पा रही थी सरकार, ब्याज तो छोड़िए आप, एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी से तो 4 गुना नीचे जो तय था, वो किसान की जो हालत हुई थी 60 वर्ष में, आज एमएसपी से भी दुगना रेट हम किसान को दिलाने का काम कर रहे हैं। उसमें रबी फसल है, गेहूं अनाज की फसल, जो आपकी सरकार में 1400 और 1200 रुपए से कभी ज्यादा नहीं बिचा, आज भी वो 2200 और 2400 तक के रेट बिच रहा, चाहे जैसी स्थिति रही, चाहे कैसी उपार हुई। और सरकार ने एक आदेश और पारित किया था कि मंडी में जब तक किसान जाएगा
जब तक उसका गेहूं खरीदा जाएगा। और एमएसपी के रेट से आज भी हमारी सरकार ज्यादा देने का काम कर रही है पल्लवी जी। किसान भाइयों को बरगलाकर कुछ होने वाला नहीं है। किसान इस चीज को समझता है कि गन्ने की जो स्थिति थी वो पूरे देश में देखी है, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और गन्ना बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। जहां से राकेश टिकैत जी आते हैं, जो बात नहीं करते गन्ने की, जो बात नहीं करते किसी अनाज के फसल की या एमएसपी की बात नहीं करते, वो सिर्फ काले कानून की बात करते हैं, जो रटी रटाई बात बोलते हैं, और जो कोई समझौता होता है उसको होने देखिए सर, राकेश टिकैत का तो ऐसा है कि वो शायद बातचीत के रास्ते पर आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि हमें तो बातचीत करनी नहीं है साहब, आप तो बस सीधा कृषि कानून रद्द कीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। कुछ किसान नेता ऐसे भी हैं, जैसा कि आपने स्वराज जी का नाम लिया, वो ये बात कह रहे हैं कि सब कुछ गलत नहीं है। और मैं तो कुंवर सिंह जी को भी ये कहना चाहूंगी, शरद पवार भी कह चुके हैं कि पूरे कृषि कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं है, कि संशोधन कर दीजिए, काफी है। अभी आप गन्ना भुगतान की बात कर रहे थे देवेंद्र प्रमुख जी, उत्तर प्रदेश सरकार के ये आधिकारिक आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि किसानों की रुपए 7,295.5 करोड़ अभी भी बकाया है। अभी भी इतनी राशि बकाया है सर, ये आधिकारिक आंकड़े हैं, कोई मन से नहीं बना रहा है। 1 मिनट दे दीजिए बस कुंवर जी, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। बताइए देवेंद्र जी। मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन एक चीज आप चले जाइए, आपसे हमारी सरकार का पहले कार्यकाल कुंवर साहब की सरकार में आ जाइए, और दोनों सरकार जो सपा और बसपा की रही है, जो 2007 से लेकर और 17-16 तक का कार्यकाल 17 तक का था, उनमें हमने कितना भुगतान कराया? आप एक बार इसे लेके ऑन रिकॉर्ड बैठिए आप पल्लवी जी, आपको पता चलेगा कि हमने कितना प्रयास किया है। जिन मिलों से कई वर्ष की बात कर रहा हूं मैं हजारों करोड़ की बात कर रहा हूं। और आज भी हमारी सरकार ने कोविड काल, वैश्विक महामारी के दौरान मिलों पर इतना दबाव बनाया हुआ है कि सबसे पहले किसान की जो फसल का उपज का पैसा है, किसान की मेहनत का, वो किसान के खाते तक पहुंचे, और वो प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तय समय पर उसे सरकार सुधार कर निश्चित पूरा करेगी, मैं ये दावा करता हूँ। बताइए कुंवर सिंह जी, बड़ा दावा यहाँ पर देवेंद्र प्रमुख जी ने किया है। आदरणीय प्रमुख साहब की बात पर दम तो है, लेकिन एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं बहन जी, उत्तर प्रदेश में गन्ना के किसानों का पैसा जो सरकार दे रही है वो गन्ना के किसानों को नहीं है, वो मिलों का पैसा दे रही है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मिल का पैसा आप दे रहे हैं, उनका कर्ज राइट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरी बात आपने कहा, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपने किसान सम्मान निधि उत्तर प्रदेश में दी है, वो 77 लाख लोगों को दी है, जबकि आवश्यकता 3 करोड़ लोगों को है। शुरू में जब आपने शुरू किया, देश के 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि थी, आज वो महज 2 करोड़ लोगों में रह गई है। आपने किसान का फसल बीमा दिया, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपने प्राइवेट कंपनियों को दिया, किसानों के खाते में 5 रुपया से लेकर 100 रुपया तक जो बीमा की राशि आती है, उसमें 588 करोड़ रुपए कहा है ये एक सीजन में इकट्ठे करके, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, खाद में आपने कहा खाद के रेट बढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के साथ भला किया और खाद का पैसा जो किसान ने सब्सिडी दी, वो प्रधानमंत्री जी ने उन एजेंसियों को दे दी जहां से खाद खरीदना। मैं पूछना चाहता हूं कि आप एजेंसियों को पैसा दे रहे हैं, मिलों को पैसा दे रहे हैं, बीमा कंपनियों को पैसा दे रहे हैं, पर किसान के पास क्या आ रहा है? 1 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया। वैसे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी वैसे भी कहते हैं, बोलो कितना दूं, 1 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 5,000 करोड़। तो ये कहने और करने में अंतर है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि किसान का भला कीजिए, आंकड़ों की जादूगरी मत करिए और पूंजीपतियों का पैसा मत माफ करिए, किसानों का माफ करिए, जो देश के रीढ़ की हड्डी है। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, चलिए एक बार मैं आपसे आखिरी रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि समय की भी वाकई में हमारे पास कमी है। अब कल जो बैठक बुलाई गई है, अभी आप देख लीजिए चर्चा में कि किसानों की समस्या कितनी बड़ी है, और यही मांग लगातार विपक्षी दल उठाते आ रहे हैं कि किसानों की समस्याओं पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए एक चीज इसमें आई है पल्लवी जी कि आप कुंवर सिंह जी ने बात तो मानी है हमारी, और सरकार की बात भी मानी है, सफलता भी मानी है। बड़ी बात उनके मुंह से निकली कि सरकार जो सब्सिडी की बात की और खाद पर
ये बड़ी सब्सिडी जो है खाद किसान की एक रीढ़ है। बिगर खाद के किसान स्वस्थ खेती पैदा नहीं कर सकता। इससे 50%, लगभग 50% जो सब्सिडी किसान को मिल रही है, बहुत बड़ी बात है, दुगना। और ये किसान की रीढ़ को मजबूत करने के लिए, लेकिन इसको घुमाकर पेश किया। और 588 नहीं, 14,000 करोड़, 20,000 करोड़, 2-2, 3-3 बार में एक बार किसान सम्मान निधि में पैसा गया। और घटने की बात ये नहीं है कि सरकार ने घटाया, वैश्विक महामारी ने हालात ऐसे कर दिए कि किसान नहीं, खाने तक पर सोचना पड़ा, वैक्सीनेशन पर सोचना पड़ा, दवाइयों पर सोचना पड़ा। लेकिन फिर भी इतना करते हुए भी किसान भाइयों के साथ और देश की एकता अखंडता के साथ देश की जीडीपी के बारे में भी सोच रहे हैं। बेशर्ते आपसे हमारा निवेदन है कि आप संसद के इस सत्र को चलने दीजिए। और ये मानसून सत्र सबसे शानदार और बड़ा सत्र होता है, इसमें आपकी सहभागिता रहे, लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात रखें, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। और मैं कामना करूंगा कि ईश्वर सुदबुद्धि दे। आपके आज 40 MP है, 39 है, जो भी हैं, आप कल 60 जोड़े, 70 जोड़े, ये कम से कम 100 से प्लस जाएं और आपकी ऐसी हालत ना हो जैसी आज हो रही है और ये देश का नुकसान हो रहा है। बताइए कुंवर सिंह जी, आपका भी आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं इस पर। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार अपने विवेक से काम करे। सुप्रीम कोर्ट इनको कहे ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए, सुप्रीम कोर्ट कहे मुआवजा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट कहे जांच कराइए, तो भैया सरकार आप अपने दम पर चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दम पर चला रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ही है जो गरीब को न्याय देगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, इन जुमलाबाज के सरकार अभी कभी कभी आपकी बातों में कुंवर सिंह जी विरोधाभास हो जाता है। कभी आप कहते हैं कि सरकार तानाशाह हो गई है, किसी की सुनती नहीं है, अपने हिसाब से चल रही है। अभी आप कह रहे हैं कि आप सरकार अपने दम पर चला रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर चला रहे हैं। खैर, पहले आप लोग क्लियर हो जाइए और उम्मीद यही करते हैं कि संसद का जो अभी बचा हुआ सत्र है वो सुचारू ढंग से चल पाए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली से एक बड़ी सियासी तस्वीर सामने आई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ मुलाकात करते हुए देखा गया है। खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से इन तस्वीरों को ट्वीट किया है, जिसमें नजर आ रहा है कि कैसे दो पार्टियों के दिग्गज नेता बेहद गर्मजोशी से मिल रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर उनकी इस मुलाकात में क्या बात हुई है। दोनों दिग्गजों की जो ये तस्वीर है वो ये मुलाकात किस वजह से हुई है, अभी इसके बारे में कुछ साफ नहीं हुआ है। हालांकि आगामी यूपी चुनाव से ठीक पहले सामने आई इस तस्वीर से लग रहा है कि लालू यादव ने दिल्ली में एक खेला शुरू कर दिया है। लालू यादव कुछ महीने पहले ही चारा घोटाला मामले में जमानत पर छूटे हैं और दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर रह रहे हैं। यही नहीं, बुधवार को आरजेडी नेता की मुलाकात एनसीपी प्रमुख शरद पवार और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव से भी हुई थी। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। सर, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ जा रही है जो सवाल खड़े कर रही है कि आखिर भारत की सियासत में हो क्या रहा है। कल जो तस्वीर आई थी और आज अब एक और बड़ी तस्वीर सामने आई है। लालू प्रसाद यादव की मुलायम सिंह से मुलाकात हुई है। क्या दर्शा रहा है इस मुलाकात के पीछे, क्या मायने निकाले जाए? और सबसे बड़ी बात, क्या यूपी विधानसभा चुनावों से ही इसे जोड़कर देखा जाए? का सिलसिला शुरू हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, ये चुनाव दस्तक देने लगे हैं। और यहाँ पर 2022 का एक तो चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, उसके बाद बड़ा वाला चुनाव 2024 का। तो यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल अपनी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहेगा। और अब वो बिल्कुल साफ दिख रहा है यहाँ पर, जो जिस तरीके से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पहले 5 दिवसीय दौरे पे ममता बनर्जी दिल्ली आई, राजधानी में कई दिग्गज नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई। राहुल गांधी 17 राजनीतिक दलों के नेताओं को उन्होंने आमंत्रित करा है नाश्ते पे। उसके बाद हमने कल देखा जैसे नीतीश कुमार ओम प्रकाश चौटाला से मिले। उसके बाद अब आज
चाय पे चर्चा हुई मुलायम सिंह यादव की और लालू यादव की, तो अपने आप में दर्शाता है कि हर एक अपनी कोशिश में लगा है, अपने प्रयास में लगे हैं कि कैसे 2000 देखिए कि सीधा तो इसमें जो निष्कर्ष निकलता है कि 2022 में सारा विपक्ष बनाम योगी और 2024 सारा विपक्ष बनाम प्रधानमंत्री मोदी। तो यहाँ पर एकमात्र जो इस समय सबका मकसद है विपक्ष की अगर बात करें, मोदी हटाओ, लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता को क्या चाहिए, जनता की क्या अपेक्षा है, विकास की कौन बात कर रहा है। और क्योंकि देखिए जनता भली 21वीं सदी की जनता है, ये वो भली भांति समझती है कि राज्य चुनावों में और संसद के चुनावों में जमीन आसमान का अंतर है, अलग मुद्दे हैं, और यहाँ पर जब चयन करना होता है तो वो बिल्कुल वो दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। और ये हमने हाल फिलहाल चुनावों में देखा भी है कि 2014 से अगर आप देखें कि क्या एक ट्रेंड रहा है। और उसके बाद खासतौर पे मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात का जिक्र करना चाहूंगा कि 2017 का जो चुनाव था, राज्य चुनाव और विधानसभा का चुनाव, और उसके बाद 2019 का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें, लोकसभा का जो चुनाव था, वहां पर एक नया ट्रेंड उभर के आया कि जाति, धर्म, समुदाय सबसे ऊपर उठ के एक आम आदमी ने, उत्तर प्रदेश के वासी ने विकास को तवज्जो देते हुए अपना बेशकीमती वोट डाला। और यही समझना चाहिए कि जो वोट बैंक की राजनीति चलती आई है, इतने सालों से रिवायत रही है हिंदुस्तान में, और कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स हम बोलते हैं कि, तो यहाँ पर उससे उठने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अमूमन देखा जाता है कि अगर आप, मैं कुछ विपक्षी नेताओं की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, जब चुनावों के नतीजे आपके हित में आते हैं तो वहां पर कोई ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, वोटिंग मशीन भी बिल्कुल सब बढ़िया थी, लेकिन यहाँ पर अगर चुनाव आपके नतीजे आपके हित में नहीं आते, वहां पर ईवीएम को बोल दिया जाता है एमवीएम, मोदी वोटिंग मशीन, और बोल दिया जाता है कि मेल फंक्शनिंग है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, धांधलीबाजियां हुई। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये जनता जब अपना जनादेश देती है तो बहुत कुछ सोच समझ के देती है। जनता को अपेक्षा है विकास की, कि कौन से राजनीतिक दल, कौन से नेता जब चुनावी भाषणों में आके, रैलियों में आके बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, संकल्प पत्र में ऐसे सपने दिखा के जाते हैं कि मानो कि जैसे ही उनको आप मौका देंगे, उनको चुन के जब वो आएंगे तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जादू की छड़ी है जैसे किसी के पास। लेकिन विपरीत होता है इसके, यहाँ पर जनता बिल्कुल इंतजार में रहती है कि कब उनके सपने पूरे होंगे। और अभी भी आप देखें कि यहाँ पर 21वीं सदी की जनता, मैंने क्यों खासतौर पे उसका जिक्र करा कि यहाँ पर भली भांति समझती है कि यहाँ पर कौन से राजनीतिक दल किस मंशा से उतर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक वो दौर हुआ करता था हरप्रशीन सिंह सुरजीत का, जब वो उनको स्टिचर कहा जाता था कि आप अलायंसेस, गठबंधन, महागठबंधन में माहिर थे, लेकिन वो बात हमें वो देखने को नहीं मिली चंद्रबाबू नायडू में। तो जब वो 2019 में उन्होंने कोशिश करी और पूरे उनके प्रयास थे कि कैसे सारे विपक्ष को एकजुट करा जाए, लेकिन क्या नतीजा निकला, 2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ा प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी को मिला। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि रणनीति में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ एक मोदी हटाओ नारे से काम नहीं चलने वाला। और चेहरा कौन है, देखिए ऐसे तो के जो अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए वहां पर उनका मनोबल 7वें आसमान पर, तो कई दिग्गज नेताओं ने निश्चित बात है उनको प्रोत्साहित करा होगा कि आप अब 2024 की तैयारी करें, कि एक बड़े राष्ट्रीय स्तर पे आपका ओहदा बढ़ चुका है, आप आए और प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े हो, उनको कांटे की टक्कर आप में ही क्षमताएं दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी है, तो यहाँ पर कौन, ये कैसे एक मत सबसे बड़ी दिक्कत यही है सर, हर पार्टी का जो नेता है वो अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा समझ रहा है। बनेगा कौन प्रधानमंत्री? मुद्दा ही वही है, देखिए बनेगा कौन। और विपक्ष में कितनी आपस में, हमने पहले भी देखा कि दो युवा नेता जब विकास की तस्वीर दिखाने, कितना विकास हुआ है राज्य में, उत्तर प्रदेश में निकले थे, तो खुद आपने देखा कि क्या हुआ उसके बाद। तो यहाँ पर और जो तारों के जंजाल जब देखने को मिले, सार्वजनिक हुए, तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सिर्फ महज ये बोलने से कि गठबंधन, महागठबंधन का हम लोग गठन करेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला। और आप भले ही आज औपचारिक तरीके से लालू यादव ने बोला कि हम लोग इनइक्वालिटी के खिलाफ, किसान के मुद्दे, बेरोजगारी के बेशुमार मुद्दे उन्होंने गिनाए कि ये एक इस समय देश के सामने चुनौती बना के बैठे हुए हैं,
लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, देखिए $1 मिलियन सवाल ये उठता है कि आपकी खुद की रणनीति क्या है, आपने रोड मैप विकास का क्या साझा करा है। तो ये देखिए, ये सिर्फ बोलना कि हम मोदी को हटाना चाहते हैं, मोदी हटाओ, ममता दीदी भी वहां पर बोलती हैं कि यहाँ पर मोदी हटाना है बस किसी भी तरीके से। और देखिए, और ये क्या एक आम आदमी ने क्या उम्मीद करी थी, और एक नई सुबह का आगाज हुआ था 9 नवंबर 2019 को, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला किया था राम मंदिर पे। और इतने सालों से जो एक विवाद बना हुआ था, बिल्कुल, सिर्फ इस रणनीति पर काम करने से कि हमें भारतीय जनता पार्टी हटानी है, कैसे सफलता मिलेगी? ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा है। रणनीति तो बदलनी ही पड़ेगी, तब जाकर आप सफलता को थोड़ा बहुत पा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े विपिन जी, इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। तो हम आपको बता दें कि एक बार फिर से ये कोशिश की जा रही है कि विपक्षी एकजुट हो जाएं। हालांकि ये कोशिश कितनी सफल होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।